दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि अभिषेक को कोई छोड़ने का नाम नहीं लिया करता, बस उसे मारते जाते रहते हैं। और जो राधिका होती है वह चिल्लाती रहती है कि इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, इनको मत मारो, ऐसा क्यों कह रही होती है। जब उसके भाई लोग जो होते हैं वो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। आखिरी में ऐसा होता है कि उनके भाई जो होते हैं राधिका और अभिषेक दोनों को मार करके एक कुआं में फेंक देते हैं। आखिर इस घटना में क्या हुआ था जिसके कारण इन दोनों को इस तरह के दिन देखने पड़े और इन लोगों को मारना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे इस घटना में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों की इस तरह की घटना सुनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपू यादव और मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के एक जिले की है, जिस जिले का नाम पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर जिले के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है राधिका, और उसके एक चाचा की बेटी होती है जिसका नाम होता है सुनीता। ये दोनों आपस में रहा करती हैं, लेकिन उनके पिता का, राधिका के पिता का नाम होता है राम शरण, और राम शरण की पुत्री होती है। और राम शरण के एक मित्र होते हैं जिनका नाम होता है अजय कुमार। तो ये दोनों लोग गांव में, एक ही गांव में रहते हैं। गांव अजय कुमार अलग रहते हैं और राम शरण अलग रहते हैं। राम शरण का गांव जो होता है वो अजय कुमार के गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहा करता है। इसी बात ऐसा होता है कि जो राम शरण की बेटी जो होती है जिसका नाम होता है राधिका, और जो अजय का लड़का होता है अभिषेक, वो भी यहाँ पर रहा करता है। लेकिन ये जो राधिका और जो सुनीता होती है दोनों छोटी छोटी होती हैं और आपस में खेला करती है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो ये भी बड़ी होती जाती है और गांव के स्कूल से नाम कटा करके इनको एक नाम एक कॉलेज में लिखा दिया जाता है। जब ये कॉलेज पढ़ने जाने लगती है, लगभग इंटर कॉलेज होता है वहाँ पर, तो इनके गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर होता है, जहाँ से ये दोनों लोग पैदल हमेशा जाया करती है, राधिका और सुनीता। और अभिषेक जो होता है वो भी, उसी का भी नाम उसी स्कूल में लिख दिया जाता है, लिखा जाता है। तो फिर आपस में दोनों मुलाकात हुआ करती है। जब अभिषेक जो होता है वह राधिका को देखा करता है, राधिका जो होती है वो अभिषेक को देखा करती है, लेकिन कभी कोई किसी से कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि जो राधिका होती है उसके साथ उसके चाचा की बेटी जिसका नाम सुनीता होता है वो भी रहा करती है। अब ये दोनों लोग आपस में पढ़ा करते हैं, दोनों आपस में मन में एक दूसरे को चाहा करते हैं, देखा करते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ कह नहीं पाया करते, क्योंकि जो अभिषेक होता है वो दूसरी क्लास में होता है और जो राधिका होती है वो दूसरी क्लास में होती है, कि स्कूल में भी इन लोगों का मिलन नहीं हो पाता है। तो उसकी इसी तरह की कुछ कहानियाँ चला करता है। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है तो एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी राधिका की चाचा की बेटी सुनीता होती है उसे कुछ बुखार आ जाता है। जब बुखार आ जाता तो वो कहती है आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो सुनीता कहती है ठीक है, मैं आज अकेले ही स्कूल चली जाती हूँ। तो उसके बाद राधिका जो होती है वो अकेले स्कूल चली जाती है। जब वो जाया करती है पैदल पैदल, तो जब वो उसके अपने अभिषेक के गांव के पास में पहुंचती है, जब अभिषेक उसे रास्ते में अकेले देखता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। वह सोचता है आज तो राधिका से बात करने का मौका मुझे मिल ही जाएगा। फिर वो जाता है और राधिका के पास उससे बात करने लगता है, उसके साथ धीरे धीरे पैदल चलने लगता है। फिर दोनों साथ में जाते हैं और आपस में बात किया करते करते चले जाते हैं। इसीलिए जब वहाँ पर बात करते हैं दोनों अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने के बाद लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। उसके बाद जो उस दिन का समय बीत जाता है, फिर अगले दूसरे दिन का समय आता है। दूसरे दिन फिर अभिषेक वही समय पर अपनी राधिका का इंतजार किया करता है। फिर राधिका जो होती है फिर वो अकेली ही जाती है। उसके बाद जो दोनों सोचते हैं कि आज हम दोनों लोग स्कूल नहीं जाएंगे और कहीं बाहर घूमने जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद राधिका जो होती है वो देखती है कि थोड़ी दूर पर एक झाड़ी होती है, तो वहाँ पर जाकर दोनों लोग जाते हैं, छिप जाते हैं। यानी वहीं पर छिपने के बाद सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर आपस में खूब सारी बातें करते हैं। और बातें करने के बाद फिर अभिषेक जो होता है वो कहता है राधिका मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे कह दूँ। तो राधिका कहती है ठीक है आप बेझिझक बोलिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभिषेक जो होता है वो कहता है राधिका मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आप को मुझे आप मुझे मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो राधिका भी ये सेम इसी तरह बोलती है और कहती है मुझे भी आपस में प्यार हो गया। इतना कहते दोनों आपस में गले लिपट जाते हैं और यहीं से इनके प्यार की कहानी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और दोनों आपस में लिपट जाने के बाद फिर काफ़ी देर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर दोनों फ़ोन नंबर जो होता है, मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और शेयर करने के बाद फिर घर जाने का जब समय हो जाता है, स्कूल में छुट्टी होने का समय हो जाता है, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही मोबाइल नंबर के थ्रू, कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू से आप दोनों में आपस में कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है और एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब काफ़ी समय बीत जाता है तो जो राधिका होती है वो अपने चाचा की बेटी सुनीता जो होती है उसको शक होने लगता है। फिर उसको बता देती है कि मैं अभिषेक को पसंद करती हूँ और उससे
बात करते हो और तुम से बता दे रहे हो, तुम किसी से मत बताना। तो उसकी जो सुनीता होती कहती है ठीक है मैं किसी से नहीं बताऊंगी, अगर आप पसंद करती हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। उसके बाद धीरे धीरे जब बात होने लगती है, लेकिन कोई बात छिपती थोड़ी धीरे आगे चल के फैल जाती है। फैलने के बाद फिर कॉलेज में पता चलने लगता है, कॉलेज के कुछ लड़के जान जाते हैं, कुछ लड़कियां जान जाते हैं, धीरे धीरे सभी कॉलेज के सभी लोग जान जाते हैं। और उसके बाद इसी तरह बात टीचरों तक पहुंच जाती है। जब बात टीचर तक पहुंच जाती है तो टीचर लोग जो होते हैं वो राधिका के घर वाले यानी उनके पिताजी से राम सरल से बता देते हैं। जब राम सरल को ये बात पता चलती है तो राम सरल जो होते हैं वो अपनी बेटी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि बेटी अगर अपनी बेटी पूछती है कि बेटी तुमको क्या किसी से प्यार वार है या फिर नहीं, तो कहती नहीं पिताजी मुझे किसी से प्यार वार नहीं, कुछ नहीं। कहते अगर किसी से हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी शादी करवा दूंगा और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राधिका कहती है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस शादी से मुझे किसी से प्यार वार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी पगड़ी आपके हाथ में, मेरी इज्जत आपके हाथ में है बेटी, इसे आपको संभाल के रखना चाहिए। उसके बाद वो राधिका वहाँ पर मना कर देती है अपने पिताजी से, कहती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर चली जाती है। उसके बाद फिर वो अभिषेक से बात करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो होता है कि बात ज़्यादा फैल जाती है। फिर अभिषेक के घर वालों को भी पता चल जाता है, फिर दोनों के घर वाले आपस में जान जाते हैं। फिर इन दोनों लोगों को मिलना जुलना बंद हो जाता है। उसके बाद जो राधिका का जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी पकड़ जाता है और इन लोगों की आपस में बातचीत भी बंद हो जाती है। फिर राधिका इधर बेचैन रहा करती है, अभिषेक उधर बेचैन रहा करता है। फिर लगभग एक हफ्ते का समय बीत जाता है और दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती है। उसके बाद जो राधिका होती है वो अपने चाचा की बेटी यानी सुनीता के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हारे पास मोबाइल है, एक बार आप अभिषेक से मेरी बात करवा दीजिए। फिर वह फ़ोन करती है अपने फ़ोन से और अभिषेक से राधिका से बात करवाती है। बात करवाने के बाद दोनों एक जगह पर मिलने के फैसला करते हैं। फिर वहाँ पर जाते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों सोचते हैं कि हम दोनों क्यों यहाँ से भाग ना जाएं, क्योंकि हमारे लोगों की शादी तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों की कास्ट जो होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए वो दोनों के बीच में कास्ट ही उनकी बाधा बन रही होती है। फिर दोनों लोग वहाँ से भागने का फैसला ले लेते हैं और रात को वहाँ से अपने घर से दोनों भाग जाते हैं। जब दोनों घर से भाग जाते हैं तो जो राधिका के पिताजी रामशरण होते हैं वो जाकर के थाने में तहरीर देते हैं और आप कहते हैं कि हमारी बेटी गायब हो चुकी है। और इधर जो अभिषेक के पिता अजय होते हैं वो भी जाकर के थाने में तहरीर देते हैं कि मेरा बेटा भी गायब हो चुका है, वो 2-3 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस इधर मामला दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो उधर से जो राधिका होती है कुछ सभी लोगों को क्योंकि पहले से ही पता था तो उन्हीं पर शक होता है। उसके बाद जो उसके चाचा की बेटी सुनीता होती है उससे बातचीत हुआ करती थी राधिका से। तो उसके बाद उसकी चाचा की बेटी जो होती है वो घर पे बता देती है कि वो उनके साथ गई है और वहाँ पर है हमारी उनसे बातचीत होती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी से बात करती, राधिका की मम्मी से बात करवाती है, राधिका के पिता से बात करवाती है, घर वालों से बात करवाती है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है इसी तरह हल्की हल्की बात होते होते। उसके बाद जो होता है कि उसके मम्मी जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटी जो होना था वो हो गया है, जो करना था तुमको वो कर चूँकि हो, अगर अब आप घर चली आओ तो तुम दोनों की शादी करवा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती, घर आने को राधिका तैयार नहीं होती। फिर उसकी मम्मी जो होती है वो कसम खा देती कि मैं कसम खाती हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, तुम लोगों की शादी करवा दूंगी। तो राधिका और उसका जो अभिषेक होता है दोनों अपनी उसकी माता पर भरोसा कर लेते हैं, माता जी के ऊपर, और घर वापस लौट आते हैं। जब दोनों घर वापस आते हैं तो घर के गांव के कुछ लोग जाते हैं, उनको लगभग रात के 8 बज जाते हैं। घर आने पर फिर जाते हैं वहाँ से स्टेशन से लाते हैं और स्टेशन बगल में एक होटल होता है, वहाँ पर दोनों को खाना पीना अच्छे से खिलाया जाता है और गाड़ी से लाया जाता है। उन दोनों को ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि आगे कुछ ही पलों में उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि वो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। उसके बाद दोनों जाते हैं वहाँ पर खाना पीना खाते हैं। जब पहुँचते हैं गांव में, लगभग गांव पहुँचते पहुँचते 10 बज जाता है। 10 बजने के बाद यहाँ पर गांव वालों का कुछ अलग ही माजरा होता है और उनके माता पिता का भी कुछ अलग ही माजरा निकलता है वहाँ पर। उसके बाद उन दोनों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद गाँव के किनारे एक कुआँ होता है जो काफ़ी गहरा कुआँ होता है, उसी के बगल में एक पेड़ होता है, वहीं पर उन दोनों को ले जाते हैं। उन दोनों को जब वहाँ पर ले जाने के बाद उसी पेड़ से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद पहले तो अभिषेक को और राधिका को कायदे से अच्छे से काफ़ी मारा पीटा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम दोनों लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो दोनों बताते हैं हम लोग आपस में प्यार करते थे इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। तो लोग कोई मानते नहीं, सब लोग मारते पीटते चले जाते। फिर राधिका जो होती है वो चिल्लाती है कि अभिषेक को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। फिर उसके जो राधिका का जो भाई होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वह अभिषेक के पैर पर गोली मार देता है। जब अभिषेक के पैर पर गोली मारता है तो अभिषेक एकदम तड़पने लगता है। तो राधिका यह देख करके अब और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन जो राधिका का चाचा का बेटा होता है वह राधिका के भी गोली मार देता है, उसके पैर पर भी गोली मार देता है।
उसके पैर पर एक गोली मारने के बाद फिर राधिका भी तड़पने लगती। फिर इन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि उन दोनों की वहीं पर हत्या कर देते हैं और मारने के बाद दोनों की लाश को उसी कुएं में फेंक देते हैं और फेंक करके वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद पुलिस इधर जो होती है, जो जांच पड़ताल में जुटी होती है, जब पुलिस को इसका कोई पता नहीं लग पाता है, पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाती है, तो पुलिस भी अपना कुछ जांच कर रही होती है। तभी उसी गांव का एक कोई दूसरा व्यक्ति होता है जहां से थोड़ी दूर पर भैंस वैंस चराने आते हैं और देखते हैं कि कुआं में एक लाश ऊपर आई होती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर काफ़ी गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो देखती है कि उस कुएं में लाश एक नहीं दो लाशें होती हैं, एक लड़के की और एक लड़की की लाश होती है। जब दोनों लाश को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये जो जो लाशें होती हैं, एक लाश अभिषेक की और दूसरी लाश जो होती है वो राधिका की होती है, जो लगभग 1 महीने पहले से गायब हो चुकी हैं। उसके बाद पुलिस भी इसमें जांच पड़ताल करने के बाद पूछती है कि तो फिर अजय के जो पिताजी होते हैं वो जो राम शरण पर कहते हैं कि इन्होंने हमारे बेटी और बहू को मारा होगा और इन्होंने हत्या करके इस कुएं में फेंका होगा। फिर अजय के पिता राम शरण के खिलाफ तहरीर देते हैं और तहरीर देने के बाद पुलिस जब जांच में जुटती है और इन दोनों पकड़ती है। पकड़ने के बाद काफ़ी पूछताछ करती है। जब ये लोग नहीं बताते तो सख्ती से पूछताछ पुलिस करती है। सख्ती पूछताछ करने के बाद राम शरण जो होते हैं और उनके जो बेटा होता है, उसके चाचा बेटे होते हैं, वो लोग टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस इन दोनों लोगों इन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल भेज देती है। अब इस वक्त इन सभी लोग जेल काट रहे होते हैं। तो अब इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। बस इस घटना को सुनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि आप सभी लोग जागरूक हो और सतर्क हो। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा ये जो समाज है, इस समाज में हजारों लाखों बलात्कार होते हैं और न जाने कितने आए दिन रेप की घटनाएं सामने आया करती हैं। इस तरह के समाज में इस घटनाओं को स्वीकार कर लेते हैं लोग, लेकिन एक लव मैरिज शादी नहीं स्वीकार कर पाते। अगर ये लोग दोनों की शादी करवा देते तो शायद वो दोनों आज अच्छे से अपना खुशहाल जीवन जी रहे होते अगर ये लोग। लेकिन अब लोगों को क्या कहा जाए, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, क्योंकि उन लोगों ने भी गलत किया था, क्योंकि उन दोनों की कास्ट अलग थी तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो दोनों ऐसे कर चुके थे तो फिर इन लोगों को माँ किसी को ज़िंदगी छीनने का हक नहीं होता है। लेकिन आप सभी लोग कमेंट क्या सोचते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलता हूँ किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।